हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रिजोनेंस का नेक्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें मैं आज आप लोग को बताऊंगा रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी के बारे में जानेंगे बच्चों अपन लोग, क्योंकि जो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड है वो कार्ब कैटायन के स्टेबिलिटी पर बेस्ड है। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोग को कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बताया है, तो मैंने सोचा क्यों ना चलिए आज आप लोग को एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी के बारे में भी बता दिया जाए। बच्चों, ये 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 12th की सेकेंड बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपको देखने को मिलेगा। जब हम लोग पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म, तो SN1 मैकेनिज्म में ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो उस प्रकार के रिएक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, उसमें रिएक्टिविटी देखेंगे बच्चों जिसमें इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता हो, ठीक है। तो उसी में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में जरूर आएगा, है ना बच्चों। तो स्टार्ट करें। ओके, देखिएगा बच्चों, सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि किसमें देखेंगे, उस टाइप के रिएक्शंस में ये रूल लगाइएगा जिसमें इंटरमीडिएट क्या हो, कार्ब कैटायन हो, है ना। तो देखिएगा बच्चों, मान लीजिए एक एल्काइल हैलाइड R1X है और एक एल्काइल हैलाइड R2X है। दो एल्काइल हैलाइड मैंने लिया। अब क्या होता है, जब भी कहीं भी इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन, ऐसी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी SN1 मैकेनिज्म में। तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चों, ये जो X होता है इसे लिविंग ग्रुप अपन लोग बोल सकते हैं। लिविंग ग्रुप मतलब जो निकल के जाने वाला है, इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, यहां से X निकला, फर्स्ट स्टेप में आपको देखने को मिलेगा बच्चों, यहां से X माइनस के रूप में रिमूव हुआ और X माइनस के रूप में निकला। तो R1 के ऊपर क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए अगला मॉलिक्यूल R2X है, उसमें भी कुछ इसी तरीके से प्रोसेस हुआ होगा। वहां पे भी फर्स्ट स्टेप में X माइनस निकला होगा और R2 के ऊपर क्या आया होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। और कभी भी कार्बन के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर, चाहे वो कार्बन हो कोई भी एटम हो, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है बच्चों, उसे अपन लोग बोलेंगे कार्ब कैटायन। तो यहां पे कार्ब कैटायन है, मतलब R1X जब रिएक्शन करने गया तो उसके फर्स्ट स्टेप में कार्ब कैटायन बना R1 प्लस, और यहां पे R2X एल्किल हैलाइड, ये भी जब रिएक्शन कराने आप लोग गए तो इसके भी फर्स्ट स्टेप में आपको देखने को मिला बच्चों क्या, इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन। तो ये R1 प्लस और R2 प्लस क्या है, इंटरमीडिएट, और जो क्या है, कार्ब कैटायन है। तो यहां पे ये भी क्या है, कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट है, कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट, और ये भी कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट है बच्चों, कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट है। और आपको पता है जो ये कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट होते हैं, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, अनस्टेबल। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप, जैसे ही इंटरमीडिएट बनता है, अब सेकेंड स्टेप में आती है न्यूक्लियोफाइल, वही आएगा अटैक करने के लिए। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। X माइनस तो यहां से निकल गया, X माइनस इलेक्ट्रॉन गया, अब उसके ऊपर अटैक कौन करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे R1 प्लस के ऊपर सेकेंड स्टेप में आया कौन, न्यूक्लियोफाइल। R2 प्लस के पास भी न्यूक्लियोफाइल आया बच्चों, इलेक्ट्रॉन देने के लिए। न्यूक्लियोफाइल ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया भाई साहब को, और क्या बनाया बच्चों, R1Nu। न्यूक्लियोफाइल ने इनको इलेक्ट्रॉन दे करके R1Nu, और यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल ने R2 प्लस को इलेक्ट्रॉन दिया, और यहां पे भी प्रोडक्ट मान लीजिए बनाया बच्चों क्या, R2। न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ये दोनों क्या है बच्चों, प्रोडक्ट हैं। क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट बन चुका बच्चों। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, लिविंग ग्रुप निकला, फिर इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बना, फिर उस कार्ब कैटायन के ऊपर हमने क्या अटैक करा दिया, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद वहां पे प्रोडक्ट बना, फर्स्ट में R1Nu एंड सेकेंड में R2Nu। ओके, अब आपको देखना है कि कौन से एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कि कौन रिएक्शन जल्दी करेगा, कौन रिएक्शन स्लो करेगा, कौन फास्ट कौन स्लो।
चलिए बच्चों, आपको पता है कि कार्ब कैटायन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। रिएक्टेंट पहले क्या था? स्टेबल था। रिएक्टेंट अपने आप में स्टेबल था, अगर आप रिएक्शन ना कराने जाते तब भी वो खुश था। वो तो आपने किसी के साथ रिएक्शन करा दिए तो इसलिए वहां पे एक्स माइनस निकल के चला गया। तो रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट अपने आप में स्टेबल थे। ओके, आपने इन दोनों की एक्स को निकाल दिया और जैसे ही एक्स को निकाला कि दोनों के दोनों किस में चले गए बच्चों? अनस्टेबल बन गए। और आपको पता है स्टेबल से अनस्टेबल कोई जल्दी नहीं जाना चाहेगा, मतलब ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ होगा। आपने जबरदस्ती इनके एक्स को यहां से हटाया होगा, है ना, क्योंकि स्टेबल से अनस्टेबल में कोई नहीं जाना चाहेगा। लेकिन हां, अगर मैं बात करूं R1 और R2 के बारे में, तो अपन लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि R2, जब R2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाने से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत रही होगी। हो सकता है रिजोनेंस के थ्रू इसे इलेक्ट्रॉन मिला हो सकता है प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिला हो। बट R1 में R1 प्लस के ऊपर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको पता है बच्चों, जल्दी कौन आएगा? जल्दी कौन आएगा? R1x से R1 प्लस में जल्दी कन्वर्ट होगा या R2x जल्दी R2 प्लस में कन्वर्ट होगा? वो आपको तुरंत पता चल गया होगा बच्चों कि R2x R2 प्लस में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे आगे चल के स्टेबिलिटी ज्यादा मिलने वाली है ना। दोनों के दोनों अनस्टेबल थे, लेकिन उसमें भी ज्यादा स्टेबल कौन था? R2 प्लस। अब बच्चा सोच रहा सर सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप बच्चों फास्ट स्टेप होता है। ये रिएक्शन को रेट को डिटरमाइन नहीं करता है, क्योंकि फास्ट स्टेप कभी नहीं बताता कि रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगा या कितना टाइम लगेगा, वो तो फास्ट होगा ही होगा। रिएक्शन में जो देरी करता है कंप्लीट होने में, वो फर्स्ट स्टेप की वजह से हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस स्टेप। आरडीएस कहने का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फर्स्ट स्टेप है बच्चों। इसी में इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बन रहा है, यही स्टेप होना नहीं चाह रहा है दोनों के लिए, है ना। चलिए मान लेते हैं, मैंने माना कि लेट्स कार्ब कैटायन की जो स्टेबिलिटी है बच्चों, मैंने माना स्टेबिलिटी जो है इन दोनों में वो R2 प्लस के ऊपर ज्यादा स्टेबल है, R1 प्लस के कंपैरिजन में R2 प्लस ज्यादा स्टेबल है ना। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो डिसोसिएशन किसका होगा? बॉन्ड फ्यूजन जल्दी किसका होगा? तो डिसोसिएशन ऑफ RX बॉन्ड अगर मैं बात करूं तो कौन किसका डिसोसिएशन जल्दी होगा बच्चों? R2X का डिसोसिएशन ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? R1X के कंपैरिजन में ये बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट होगा, और ये बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट होगा और अगला स्टेप तुरंत न्यूक्लियोफाइल खटाक से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल रुका था कि तुम टूटो, मैं अटैक करने आ रहा हूं। तो सेकेंड स्टेप तो अपने आप फास्ट होने वाली है। सेकेंड स्टेप कैसा होता बच्चों? फास्ट स्टेप। इसमें भी फास्ट, इसमें भी फास्ट। इसमें फर्स्ट स्टेप दोनों में कैसा होता है? स्लो। मतलब ये रिएक्शन का क्या है बच्चों? आरडीएस स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। तो डिसोसिएशन ऑफ RX बॉन्ड में R2X का डिसोसिएशन जल्दी होगा, R1X का डिसोसिएशन कम होगा। तो रिएक्टिविटी आपको जाहिर सी बात है पता चल गया किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी बच्चों? तो मैं यहां बात करूं रिएक्टिविटी की, इसमें रिएक्टिविटी R2X की ज्यादा है एज कंपेयर टू R1X के कंपैरिजन में। कैसे देखा आपने? कार्ब कैटायन के स्टेबिलिटी के बेस्ड पर, है ना। कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी R2 प्लस में ज्यादा थी, इसलिए R2X की रिएक्टिविटी ज्यादा है, और R1 प्लस की स्टेबिलिटी कम है, इसलिए यहां पे R1X की रिएक्टिविटी भी कम है। चलिए अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग कुछ रूल्स जो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी में जैसे हम लोग रूल्स सीखे थे वही रूल थोड़ा सा एक बार जल्दी जल्दी देखेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन के लिए कौन कौन सा फैक्टर देखते हैं? सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं बच्चों, चार्ज ऑन एटम।
चार्ज ऑन एटम। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं रिजोनेंस, और रिजोनेंस में भी दो बातें देखते हैं। फर्स्ट, क्वांटिटी ऑफ रिजोनेंस, क्वांटिटी ऑफ रिजोनेंस। और बच्चों क्वांटिटी ऑफ रिजोनेंस की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। और सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे प्लस यम और माइनस यम इफेक्ट। और मैं यहां पे बात करूं जो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस यम इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एम इफेक्ट के। थर्ड फैक्टर हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। बच्चों क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट में मैं बात करूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता बच्चों प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के। तो कभी भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी देखने से पहले वहां पे क्या कर देना, एक्स को निकाल के उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देना, और जो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही अल्काइल हैलाइड के रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग कुछ क्वेश्चंस। ओके चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन CH3 C CH3 CH3, यहां पे Cl लगाया। अगला मॉलिक्यूल CH CH3 CH3, यहां पे Cl लगाया। अगला मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, एंड फोर्थ है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, है ना। इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना बच्चों अपन को। तो आपको पता है इस फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में यहां से जब Cl जाएगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ। यहां पे भी Cl जाएगा सेकंड मॉलिक्यूल में, यहां पे भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाँ। यहां से Cl जाएगा तो क्या डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ। सर इसमें जब जाएगा तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है बच्चों इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस तो नहीं है कार्ब कैटायन में, लेकिन हाँ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। और कितने अल्काइल ग्रुप का, 3 अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो इधर से प्लस आई इफेक्ट, इधर से प्लस आई इफेक्ट, और ऊपर की तरफ से भी प्लस आई इफेक्ट। इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, एक इधर से प्लस आई इफेक्ट और एक ऊपर के साइड से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है मिथिल का। इसमें अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इनकी स्टेबिलिटी तो बहुत कम हो गया। इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। इस मॉलिक्यूल में क्या है बच्चों, रिजोनेंस है, और रिजोनेंस होने की वजह से वहां पे कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हुआ होगा। तो अपन लोग यहां बात करें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो अल्काइल हैलाइड की होगी फोर्थ की होगी, फिर इसके बाद फर्स्ट की होगी, फिर इसके बाद सेकंड की होगी, फिर इसके बाद थर्ड की होगी। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में इसको इसलिए रखा हूं क्योंकि अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फर्स्ट मॉलिक्यूल यहां पे Cl लगाया, यहां पे Cl लगाया, और थर्ड वाले मॉलिक्यूल में ये। तो इसमें आपको एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना बच्चों। मैं बात करूं यहां पे, तो जब आप Cl फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में अगर बात किया जाए तो जो Cl हटाएंगे तो 2 डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब इस मॉलिक्यूल में आपको देखने को मिलेगा रिजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रिजोनेंस हो रहा है इस मॉलिक्यूल में बच्चों, है ना। सेकेंड मॉलिक्यूल में बात करें तो जब Cl को आप रिमूव करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसमें कोई भी कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, रिजोनेंस नहीं हो रहा है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस क्या है बच्चों, एब्सेंट है, क्योंकि कंजुगेट सिस्टम तो है ही नहीं। अगले वाले थर्ड वाले मॉलिक्यूल में बात किया जाए तो इसमें भी Cl हटाने से, रिमूव करने से कोई कंजुगेट सिस्टम नहीं बन रहा है। कंजुगेट सिस्टम के लिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर रेजोनेंस होना चाहिए मॉलिक्यूल में, रिजोनेंस अगर आपको देखना है तो जो कंजुगेट सिस्टम होना चाहिए वो डबल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज का होना चाहिए, बट थर्ड वाले मॉलिक्यूल में कुछ ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब थर्ड वाले मॉलिक्यूल में भी रिजोनेंस नहीं हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पे, तो रिजोनेंस होने की वजह से यहां पे इंटरमीडिएट जो कार्ब कैटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहां पे इस मॉलिक्यूल में 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, एक इधर से अल्काइल ग्रुप का और एक नीचे के साइड से अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। और इस जब कार्बन पे यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस मॉलिक्यूल में, तो इधर से प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इस साइड से प्लस आई इफेक्ट लगेगा और मिथाइल का भी प्लस आई इफेक्ट लगेगा, 3 प्लस आई इफेक्ट लगेगा। तो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी फर्स्ट से तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन सेकंड वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें 3 आई इफेक्ट लग रहा है। तो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी इसमें अगर ज्यादा है बच्चों, तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा फर्स्ट में होगा, फिर थर्ड में होगा, फिर सेकंड में होगा। ओके, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। सीएल यहां लगाया बच्चों, सीएल यहां लगाया और इसके बाद सीएल यहां लगाया। तो ये 3 मॉलिक्यूल आपके सामने दिए गए हैं, इसमें आपको एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना है ना बच्चों। चलिए अगर मैं बात करूं इस मॉलिक्यूल में, तो जब आप सीएल हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा। इस मॉलिक्यूल में जब सीएल आप हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा। जब यहां पे सीएल हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, है ना। आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें कोई ऐसा कंजुगेट सिस्टम नहीं है, कोई कंजुगेट सिस्टम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। कंजुगेट सिस्टम के लिए बच्चों लोन पेयर, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था। ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है, बट कंजुगेट सिस्टम नहीं है बच्चों, है ना। सिंगल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इस मॉलिक्यूल में कंजुगेट सिस्टम नहीं है, इसलिए इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, रिजोनेंस एब्सेंट है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है बच्चों और बगल वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, रिजोनेंस है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है और बगल वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस मॉलिक्यूल में भी बच्चों क्या है, रिजोनेंस है। और अगर दोनों मॉलिक्यूल में रिजोनेंस है ना, लेकिन आपको दिखाई पड़ रहा होगा सेकेंड मॉलिक्यूल में मेथिल का कार्ब कैटायन के ऊपर क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, 2 मेथिल का, जबकि इसमें कोई आई इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन से कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है बच्चों, वो है सेकंड की। तो सेकंड की कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो यहां पे अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सेकंड का आएगा, फिर इसके बाद बच्चों थर्ड का आएगा और सबसे कम होगा फर्स्ट का, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, है ना। चलिए 4th क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। CS2Cl 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 CS2Cl। अब बस ग्रुप लगाते जा रहा हूं बच्चों, यहां पे एक बार CS3 ग्रुप लगाया, एक बार OCS3 और यहां पे मैंने CHO ग्रुप लगाया। ठीक है, आप जब इस मॉलिक्यूल में फर्स्ट मॉलिक्यूल में देखेंगे बच्चों, तो जो Cl हटेगा CS2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पे भी Cl हटेगा CS2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर Cl हटेगा CS2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी Cl हटाएंगे CS2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सभी में कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। चलिए अब बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है वो देखते हैं। CS3 का बच्चों हाइपर कंजुगेशन भी लगता है, बट रिजोनेंस अभी चल रहा है, तो रिजोनेंस में बात करूं तो रिजोनेंस में CS3 का कुछ नहीं लगता, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट लगता है, तो मेथिल का लगेगा प्लस आई इफेक्ट। OCS3 में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है बच्चों और ये अपना लोन पेयर देगा, तो इसका लगता है प्लस एम इफेक्ट, और ये रेफरेंस मॉलिक्यूल, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। और CHO का बच्चों लगता है कौन सा इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, और माइनस एम इफेक्ट कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है और प्लस एम इफेक्ट कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है।
प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे बच्चों, देंगे किसको, कार्बोकैटायन को। तो यहां पे बात किया जाए कौन से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, वो है सेकंड, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट लगा है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर यहाँ पे ज्यादा है तो कौन से एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी, इसी सेकंड वाले की। तो यहाँ पे मैं बात करूं सेकंड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद बच्चों किसका, फर्स्ट का, फिर इसके बाद किसका, थर्ड का, और सबसे कम फोर्थ का, क्योंकि माइनस एम इफेक्ट क्या करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को अगर डिक्रीज कर देगा तो रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और मुझे उम्मीद है आपको एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया है, बट उसी टाइप के रिएक्शंस में ऐसे देखिएगा जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता हो, हर जगह ऐसे मत देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, CH2Cl, 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 ठीक है। चलिए देखिएगा, यहां पे मैंने लगाया OCH3, यहां पे OCH3 लगाया, यहां पे NO2 ग्रुप लगाया बच्चों, और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगाया। ऐसा लगा के मैंने पूछा कि इसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखना है ना। आपको पता है यहाँ पे जब Cl हटाएंगे तो CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, Cl हटाइए पॉजिटिव चार्ज लगाइए, Cl हटाइए पॉजिटिव चार्ज लगाते जाइए। ओके, अब बात करें यहाँ पे OCH3 में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसका लगेगा कौन सा इफेक्ट बच्चों, प्लस एम इफेक्ट। OCH3, अब यहां पे भी प्लस इफेक्ट मत लगाइए, क्योंकि बच्चों जो OCH3 होता है, क्योंकि बच्चों जो एम इफेक्ट देखने को मिलता है वो आपको आर्थो और पैरा पोजीशन पे देखने को मिलता है, मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट रेजोनेंस देखने को नहीं मिलता है। तो OCH3 का यहाँ पे एम इफेक्ट नहीं लगेगा, बल्कि इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, और इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा लगता है OCH3 का, माइनस आई इफेक्ट। तो यहां पे बच्चों इसका लगेगा माइनस आई इफेक्ट। NO2 पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है और NO2 को लगता है माइनस एम इफेक्ट बच्चों, कौन सा, माइनस एम इफेक्ट। और मेथिल का हमेशा क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट, चाहे आप मेटा पे लगाइए चाहे आप पैरा पे लगाइए। तो यहां पे इसका क्या लगेगा बच्चों, प्लस आई इफेक्ट। अच्छा बताइए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले ग्रुप कौन कौन से हैं, प्लस एम और प्लस आई। सबसे ज्यादा कौन बढ़ाता है, प्लस एम। तो जब स्टेबिलिटी को ये ज्यादा बढ़ाएगा तो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी इसी का सबसे ज्यादा आएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा बच्चों फर्स्ट का, फिर इसके बाद फोर्थ का। अब मैं बात करूं सेकंड और फोर्थ में, सेकंड और थर्ड में। सेकंड माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा स्टेबिलिटी को कम डिक्रीज करेगा, लेकिन ये स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा, माइनस एम इफेक्ट, और ज्यादा डिक्रीज कर देगा तो रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी। तो इसके बाद आएगा 2 का, फिर इसके बाद आएगा 3 का, 1 4 2 3 रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा बच्चों। ओके, मुझे उम्मीद है एल्किल हैलाइड के रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको समझ में आया है ना बच्चों। चलिए अगले लेक्चर में आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूं कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ओके, और अगर वीडियो बच्चों आपको अच्छा लगे है ना, तो जो आपका प्यारा सा चैनल है उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।